बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, लेबनान की सरहद पर हिजबुल्ला से लड़ाई में डिप्टी कमांडर समेत 2 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। हिजबुल्ला का कहना है लेबनानी सरहद के करीब इस्राएली फौजियों को हिजबुल्ला के शहीद कमांडर इमाद मुगनिया के यूनिट ने निशाना बनाया। हिजबुल्ला ने 3 जंगजुओं की शहादत की तस्दीक की है, जबकि इस्राएली अखबार का कहना है इसराइल से झड़प में हिजबुल्ला के 5 अरकान मारे गए हैं। फलस्तीनी तंजीम हमास ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों से गजा पर हमला करने वाले इसराइली तैयारों को निशाना बनाया है। लेबनानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने धमाका खेज़ मवाद से लदे ड्रोन्स की भी वीडियो जारी की है, जो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन ड्रोन्स की मदद से इसराइल के टैंकों को निशाना बनाया गया है। इसराइल गजा से दाखिल होने वाले मुज़ाहमतकारों को भी अब तक काबू करने में नाकाम है। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 हो गई है, जबकि 2741 इसराइली जख्मी हुए हैं। इसराइल ने गजा की नाकाबंदी सख्त करके हमले तेज कर दिए। गजा पर अंधाधुंध बमबारी करके इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उतर आया है। इसराइल के इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 704 फलस्तीनी शहीद और 3800 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। गजा में 2 मंजिला घर को निशाना बनाया गया है, जिससे एक ही खानदान के 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। फलस्तीनी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जिस घर को इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया, उसमें 2 भाइयों मोहम्मद और अहमद की फैमिलीज रहती थीं। उनके वालिद अकरम मूसा, वालदा और दीगर 2 भाइयों को गजा पर ही 2 साल पहले की गई बमबारी में मार दिया गया था। गजा ही के खान यूनिस इलाके में भी एक घर को निशाना बनाया गया। कनान फैमिली के घर पर इस हमले में बच्चों समेत 8 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। 7 मसाजिद और 72 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई हैं, जबकि 5000 से ज्यादा को नुकसान पहुंचा है। गजा पर इस बेदरेग बमबारी से हमास को जेर हिरासत 4 इसराइली भी हलाक हो गए हैं। इसराइली फौज ने गजा के मुकम्मल मुहासरे के लिए फौजी और टैंक भेज दिए हैं, जिससे बड़ी खूनरेजी का खदशा बढ़ गया है। अभी आपको खबर दें, मिस्र में भी इसराइली शहरियों को निशाना बनाया जाने लगा है। 2 वाक़यात में इसराइलियों को हलाक और 1 को जख्मी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग का पहला वाक़या सिकंदरिया के इलाके सवारी में पेश आया, जहां पुलिस एहलकारों ने 2 इसराइली सयाहों और उनके मिस्री गाइड को फायरिंग करके हलाक कर दिया। इस पुलिस एहलकार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग का दूसरा वाक़या सिकंदरिया ही के इलाके पोम्पेज पिलर में पेश आया है, जहाँ इसराइली सयाहों के ग्रुप को निशाना बनाया गया। इस वाक़े में एक शख्स जख्मी हुआ है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी नयाद हमजा यूसुफ के रिश्तेदार गजा में फंस गए हैं। हमजा यूसुफ ने तस्दीक की है कि उनकी सास और ससुर गुज़श्ता हफ्ते वालिदैन से मिलने गजा गए थे। इसराइली हुकाम ने उन्हें जल्द अज जल्द गजा छोड़ने का हुक्म दिया है, मगर गजा में शदीद जंग और नाकाबंदी की वजह से वहाँ से निकलना नामुमकिन हो चुका है। कहा नहीं जानते कि हमारे प्यारे बच पाएंगे या नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर इनाम शेख की रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ के सास और ससुर जो डंडी स्कॉटलैंड में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए गजा गए हुए थे कि वहाँ महसूर होकर रह गए हैं। हमजा यूसुफ की बीवी नादिया और निकला भी फलस्तीन नजाद हैं। उनके एक भाई फलस्तीन में डॉक्टर हैं और वहाँ अपने बीवी बच्चों के हमरा मकीम है। हमजा यूसुफ के ससुर अपने 93 साल वालिद से मिलने गजा गए हुए थे कि वहाँ लड़ाई शुरू हो गई। हमजा यूसुफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी नजरें हर वक्त उनका जवाब देखने के लिए फोन पर लगी रहती हैं। बरतानवी दफ्तर खारजा अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद उनकी गजा से महफूज वापसी की जमानत नहीं दे सकता। हमजा का कहना था कि बेशमूल यहूदी कम्युनिटी के खासी तादाद में स्कॉटिश अवाम के रिश्तेदार जंग ज़दा इलाकों में आबाद हैं और उनका दहशत गर्दी से हरगिज कोई तल्लुक नहीं। वो सब अपने अजीजों के बारे में फिक्रमंद है। हमजा यूसुफ ने कहा कि मेरी हुकूमत फलस्तीन के 2 रियासी हल की मुकम्मल हमायत करती है। उन्होंने हमलों को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले जवाज करार दिया। वाज़ेह है कि इतवार को ग्रीन पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट मैगी चीफमैन ने एक्स, जो साबका ट्विटर है, उस पर लिखा था कि हमास का हमला अपार्थाइड का नतीजा है। स्कॉटलैंड के अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हक़ इंसाफ के असूलों के मुताबिक हल करना इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन
जाहिद शफी के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीन में हमास और लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म की अपोजिशन से हंगामी हालत में कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम में ताउन की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गज़ा के मुकम्मल मुहासरे पर इजहार तशवीश। कहा, गज़ा में बिजली, ईंधन, खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। इंसानी इमदाद न रोकी जाए, आलमी बरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसराइल और फ़लस्तीन के हक में रैलियां निकाली गईं। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रखा। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में इसराइल और फ़लस्तीन के हक में रैलियां। स्पेन के शहर मैड्रिड में इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के फ्री फ़लस्तीन के नारे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में इसराइली सफारत खाने के बाहर सहनी रियासत से इजहार यकजहती के लिए लोग जमा हो गए। इसराइल की हिमायत में फ्रांस का आईफल टावर और लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट को इसराइल के झंडे के रंगों में रंग दिया गया। आगे बढ़े, खबर दें आपको, नौशहरा में कायम रिपैट्रिएशन सेंटर से अफगान महाजरीन की रजाकाराना वापसी का अमल जारी है। एक माह के दौरान सेंटर पर 200 से ज़ायद खानदानों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और वापस अपने वतन लौटे हैं। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरूबा इब्राहिम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला नौशहरा के अज़ाखेल वेरिफिकेशन रिपैट्रिएशन सेंटर में, जहाँ से अफ़गान फैमिलीज़ की रज़ाकाराना वापसी जारी है। आज भी तकरीबन 20 के करीब अफ़गान फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता एक माह के दौरान 204 अफ़गान फैमिलीज़ अपने वतन वापस जा चुकी हैं। अफ़गान फैमिलीज़ की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है? स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद वैलिडेशन के बाद नादरा डी कार्ड और इसके बाद आयरस होती है। आयरस के बाद इसको हम VRF देते हैं, एक फॉर्म जिसमें ये फैमिलीज़ असिस्टेंट ले लेते हैं उधर $375 अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन मुकीम हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद इनको VRF यानी रज़ाकाराना तौर पर वापसी का फॉर्म दिया जाता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न का कहना है, पावर प्ले में हम मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाए हैं। हमारे पास टॉप ऑर्डर के लिए 4 से 5 ऑप्शंस हैं। हमें यकीन है कि मुनासिब रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि खेल पर असरअंदाज भी हो सकते हैं। We're not getting what we would like to get out of our power play, but fortunately we also, we look at it as 6 phases of the game. There's the power play, the mid phase, and the close, obviously in both innings. So our simple focus is to win more of those phases than the opposition, and you generally win the game. So while it's clear to see that we haven't been getting the dynamic results out of our batting power play that we would like, our full faith is with all of our players that could take up that position. We've got 4 to 5 options that we could put out at the top of the order, and we'd be very confident that they can deliver not only the runs but the tempo that we want to play at. क्रिकेट वर्ल्ड कप के 5वें रोज़ खेले जाने वाले वाहिद मैच में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से मात देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी समेट ली। कीवी ऑलराउंडर मिचेल सैनेटर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। ओपनर डेविन कॉनवे और विल यंग ने 67 रन का आगाज फराहम किया। पिछले मैच के सेंचुरी मेकर कॉनवे 32 रन पर पवेलियन पहुंचे। दूसरी विकेट पर विल यंग और रविंद्रा ने 77 रन जोड़े। विल यंग 70 रन की उम्दा इनिंग्स खेलकर आउट हुए। रविंद्रा ने 51 रन स्कोर किए। डैरल मिचेल और कप्तान टॉम लैथम के दरमियान 53 रन की शराकत हुई। मिचेल 48 रन बनाकर आउट हुए। डैन फ्लिप 4 और मार्क चैपमैन 5 रन बना सके। टॉम लैथम 53 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। सेंटनर ने सिर्फ 17 गेंदों पर 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 36 रन बनाए और टीम का स्कोर मुकर्ररा ओवर में 7 विकेट पर 322 रन तक पहुंचा दिया। मैट हेनरी 10 रन के साथ नॉट आउट रहे। वेंडर मर्व, मैक्रेन और आर्यन दत्त ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाबी इनिंग्स में नीदरलैंड्स के बैटर हदफ के ताक़ुब में नाकाम रहे। उनकी विकेटें एक के बाद एक गिरती रही। कॉलिन एकरमैन ने 69 रन के साथ कुछ मज़ाहमत की। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 30 रन की बारी खेली। नीदरलैंड्स की टीम 47वें ओवर में 223 रन बनाकर आउट हो
गई। मैच सेंटनर ने बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी शानदार कारकर्दगी पेश की और 59 रन के एवज 5 डच खिलाड़ियों को शिकार किया। इवेंट में ये न्यूजीलैंड की मुसलसल दूसरी फतह थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। आईसीसी ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारतीय वकील ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए इवेंट के अख्तिताम तक ब्रॉडकास्टर्स टीम की रुकन थी। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारतीय वकील ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया। भारतीय वकील ने सोशल मीडिया तबसरों को ज़ैनब अब्बास से मंसूब करके उनका तबसरा करार दिया। प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास अब भारत छोड़ चुकी हैं। आईसीसी ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास की भारत छोड़ने की तस्दीक भी कर दी है। तर्जुमान आईसीसी का कहना है कि ज़ैनब अब्बास ने ज़ाती वजूहात की बिना पर भारत से जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने पाकिस्तानियों को क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय वीज़े जारी न होने पर सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से रब्ता किया है। पीसीबी के मुताबिक ज़का अशरफ और सेक्रेटरी खारजा के दरमियान सहाफ़ियों और शायकीन क्रिकेट को वीज़े जारी होने में ताख़ीर के मामले पर बात हुई। ज़का अशरफ ने वीज़ों के इजरा में ताख़ीर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीसीबी का कहना है कि ज़का अशरफ ने इस मामले पर पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए भारतीय वजारत दाखिला से रब्ता करने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन पीसीबी ने भारत में पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी पर भी बात की और भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी खदशात की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया और टीम की सिक्योरिटी पर हुकूमत से इक़दामात की दरख्वास्त की है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर्स ने क्रिकेट समेत 5 खेलों को 2028 गेम्स में शामिल करने की सिफारिश कर दी है। नए खेलों की शमूलियत का फैसला आईओसी के मुंबई में होने वाले सालाना इजलास में होगा, जो 16 अक्टूबर को मुनक्किद किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक क्रिकेट को लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक्स गेम्स में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले सन 1900 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट खेली जा चुकी है, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस ने गोल्ड मेडल के लिए एक ही मैच खेला था। लेकिन लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मर्दों और खवातीन का T20 टूर्नामेंट होगा, जो एशिया और बर्रे सगीर में मुमकिना तौर पर मुनाफा बख्श तजारती मार्केट खोल देगा। हिंदुस्तान में मौजूदा ओलंपिक्स नशरियाती हुकूक इनफरादी खेलों के लिए फरोख्त किए जाते हैं और पेरिस 2024 के लिए सिर्फ 15.6 मिलियन पाउंड्स की कीमत बताई जा रही है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक अगर क्रिकेट को लॉस एंजलिस गेम्स में शामिल किया जाए तो ये रकम 150 मिलियन पाउंड्स तक बढ़ सकती है। इसके अलावा फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल भी 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शमूलियत के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से तस्दीक होना बाकी है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश और यालाबारी होने से मौसम में ठंडक आ गई है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। आज ही गुज़िश्ता रोज़ रात को होने वाली बारिश के बाद जो है मौसम अचानक से तब्दील हो गया है। इससे पहले भी जब चूँकि मौसम तब्दीली की तरफ तो जा ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो है आलूदगी में भी इजाफा हो रहा था, जो कि इंसानी सेहत के लिए और स्पेशली इन दिनों में जब अशूब चशम समेत दीगर वबाएँ फैली हुई हैं, इस मौसम में इन हालात में ये माहौलियाती आलूदगी जो थी वो खासी खतरनाक साबित हो रही थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो थे वो 200 को भी क्रॉस कर रहे थे। लेकिन कल की बारिश के बाद ना सिर्फ मौसम ठंडा हो गया है, बल्कि आलूदगी भी जो है वो बहुत हद तक कम हो गई है। इस वक्त लाहौर के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 100 से भी नीचे आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। इतना ही नहीं, महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक मौसम खुश रहेगा, यूं ही ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और मौसम जो है सर्दी की तरफ जाने का इम्कान है। जी, तवील खुश्क साली के बाद आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है। बालाई इलाकों में मौसम सरमा का आगाज़ हो गया। तफसील बताएंगे मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। जी हाँ, गुज़श्ता शाम से ही आज़ाद कश्मीर के दारुल मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के जो बालाई अजला हैं उनमें हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कुछ देर जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया और बारिश के सिलसिले की वजह से मौसम खुनक हो गया और मौसम ने अंगड़ाई ली है और यूँ समझ लें कि मौसम गर्मा का इख्तिताम हो गया और मौसम सरमा का आगाज़ हो गया, चूँकि बालाई इलाकों में बाकायदा ठंड हो चुकी है। अलबत्ता मुजफ्फराबाद में मौसम अभी इतना ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मौसम में खुन की बहर सूरत मौजूद है, क्योंकि मुजफ्फराबाद के जो सराउंडिंग में जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो रात को हुआ, जिसकी वजह से मौसम जो है वो ठंडा हो गया है। जिला ग़िज़र के बालाई इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश के बाद मौसम अचानक सर्द हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल।
आज ही बिल्कुल गुज़िश्ता रोज से जिला गिदर के बालाई इलाके और पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है, जिसके बाद जिला गिदर में अचानक सी सर्दी का जो मौसम है उसका आमद हो चुका है। यहाँ पे अक्टूबर के तकरीबन महीना ख़त्म होने तक यहाँ पे मौसम काफ़ी नॉर्मल रहता था, लेकिन इस साल अचानक अक्टूबर के महीने के शुरू में ही बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड हुआ है। इसलिए यहाँ के लोगों ने फ़ौरन गर्म कपड़े इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और साथ साथ सर्दियों की जो तैयारी है उसमें जलाने की लकड़ी, गैस और गर्म कपड़े इनको फौरी जमा करने के हवाले से भी यहाँ के लोग मसरूफ़ है, ताकि वो सर्दियों का मुकाबला जो है बरवक़्त और अच्छे अंदाज में कर सके। जी, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तौसीर रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देर पा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। वली अहद ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी और उर्दन के शहजादा शाह अब्दुल्ला दोम से फ़ोन पर बात की और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से मुतालिक तबादला ख्याल किया।